सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया है ये बड़ा आसान फैसला है। 9 रिटायर्ड जनरल्स पाकिस्तान आर्मी के इस सबसे बड़े कब्जा ग्रुप के सर्विस में हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। नाज़रीन, आज बात होगी उस स्कैंडल की, उस नए स्कैंडल की जिसने पाकिस्तान में हर एक को हैरान कर दिया है कि ये इसके पीछे सच्चाई क्या है, झूठ क्या है और इसका मकसद क्या था। हम बात कर रहे हैं उस स्कैंडल की जिसमें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बेटे डॉक्टर अरसलान और एक पाकिस्तान के प्रॉपर्टी किंग, उनको कहते हैं मलिक रियाज साहब, इन्वॉल्व हैं, मुलव्विज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मलिक रियाज साहब ने शायद अपना बिजनेस का तरीका वारदात ये बनाया हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक किसी स्कीम के तहत ये सब हुआ। ये क्या हुआ, इस पर आज बात करेंगे। तो नाजरीन, आज हम सवाल ये उठाएंगे कि ये जो स्कैंडल है ये क्या मलिक रियाज जो एक बिजनेसमैन है ये उनकी बिजनेस करने का तरीके का एक हिस्सा है, या ये स्कैंडल इसमें कुछ और लार्जर ऑब्जेक्टिव था? क्या इस स्कैंडल के जरिए किसी को नुकसान देना था, किसी की रेपुटेशन खराब करनी थी, या ये, फिर मैं रिपीट करूंगी, या ये मलिक रियाज की बिजनेस ही करने का तरीका था? नाज़रीन, इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हामिद मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर हैं कैपिटल टॉक के, और साथ तशरीफ रखते हैं अरशद शरीफ साहब, ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के और अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं क्यों। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अयाज अमीर साहब। नाज़रीन, अयाज अमीर साहब एज एन एनालिस्ट हमें हमेशा ज्वाइन करते हैं। आज उन्होंने इस पर कोई इशू पर लिखा भी है, और साथ हमें ज्वाइन किया नाज़रीन एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ के अंसार अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एवरीबॉडी। हामिद, आपसे शुरू मैं करती हूँ। आप गए भी थे, आप मलिक रियाज साहब से मिले भी, उन्होंने आपको एविडेंस भी दिखाया, आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए, आपने वहाँ भी अपनी स्टेटमेंट वगैरह दायर की। सवाल सबसे शुरू में यही होगा कि ये क्या मलिक रियाज साहब अपनी बिजनेस ही कर रहे थे या कोई इसमें ज्यादा बड़ा कोई खेल था? मेरा ये ख्याल है कि ये कोई बिजनेस नहीं था, ये एक स्टिंग ऑपरेशन था और इसमें मलिक रियाज साहब अकेले नहीं थे। आने वाले 5-6 दिन में आपको कुछ मज़ीद तफसीलात का पता चल जाएगा। और ये जो स्टिंग ऑपरेशन था काफ़ी अरसे से जारी था, इसमें कुछ और लोग मलिक रियाज साहब की हेल्प कर रहे थे। मैंने तो बहुत आखिर में जाके उनसे रब्ता कायम किया, क्योंकि हम तो काफ़ी दिनों से सुन रहे थे कि बहुत जल्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनको किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी। और उनके बेटे के हवाले से भी हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि उसी को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट है जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का। और उसका जो पिछले 1.5-2 साल से जो भी उसका बिजनेस चल रहा था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का, उससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। तो जब पिछले हफ्ते लास्ट वीक 30 मई को 31 मई को हमने इस साजिश के बारे में अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू शुरू की और कोई भी खुल के इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर हमने मलिक रियाज साहब से रब्ता कायम किया, क्योंकि इससे पहले कि हम उन पे कोई इल्ज़ाम आयद करते उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना ज़रूरी था। तो उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने जो कुछ भी दिखाया वो दिखा तो रहे थे, लेकिन कोई भी चीज़ हैंड ओवर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये खबर क्रिस्टीना लैम्ब फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में ब्रेक करेंगी, और वो बड़े एक मिनट, ये उन्होंने हामिद, उन्होंने आपको ये खुद कहा, ये अल्फाज कहे कि क्रिस्टीना लैम्ब ब्रेक करेंगी ये खबर? जी बिल्कुल। जब मैंने उन्होंने मुझे कहा जी कि मेरे पास तो कुछ वीडियोस भी हैं, मैंने उनसे कहा कि जी ये वीडियोस आपने किस तरह बनाई हैं, क्या आपके पास कोई सिस्टम है वीडियोस बनाने का? तो उन्होंने नाम लिया एक साहब का कि जी ये वीडियोस मुझे उन्होंने बना के दी हैं। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब ब्लैकमेल कर रहे थे। मैंने जब उनसे कहा कि आपके पास तो चीफ जस्टिस के खिलाफ बराह रास्त कोई एविडेंस नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, ये चीफ जस्टिस जो है ये वही करवा रहे हैं और अरसलान जो है वो चीफ जस्टिस के बिहाफ पे मुझे ब्लैकमेल करता है, और ये सारा मामला जो है इसमें बराह रास्त चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं और मैं चीफ जस्टिस को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि ये आपके पास कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है, और ठीक है आप चीफ जस्टिस की रेपुटेशन को ख़राब करेंगे लेकिन साथ में आप भी तबाह होंगे। उसके बाद उन्होंने जिन साहब का नाम लिया था कि उन्होंने मुझे वीडियो बना के दिया है, मैंने उनसे रब्ता कायम किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने अपने बच्चों की कसम खा के कहा कि मेरा इस मामले से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, जिससे मुझे ये यकीन हो गया कि मलिक रियाज साहब ने मेरे साथ जो गुफ्तगू की है उसमें गलत बयानी से भी काम लिया उन्होंने,
और जो एविडेंस उन्होंने मुझे दिखाई है वो वन साइडेड एविडेंस है और उसमें भी कोई हेरफेर हो सकता है। तो मैंने कोर्ट में जो उनकी एलिगेशंस हैं मैंने उनको जानबूझ के रिपीट नहीं किया, इसलिए कि मलिक रियाज साहब ने मुझे जो मेरे सामने दावे किए, जब मैंने उन दावों को काउंटर चेक किया तो उनमें से अक्सर दावे गलत थे। इसलिए मैंने कोर्ट में सिर्फ अपनी मीटिंग के हवाले से बताया। जो दावे उन्होंने मेरे सामने, जो इल्जामात लगाए थे, जो कुछ उन्होंने दिखाया था, उसकी जब हमने काउंटर चेक करने की कोशिश की तो उसमें से अक्सर चीजें गलत थी। इसलिए मैंने वो कोई चीज जो है वो रिपीट नहीं की कोर्ट में अपने स्टेटमेंट के अच्छा, दौरान। मुझे इस बात का 100% यकीन है कि इससे ये पहले मैं जी एक सेकंड नहीं हामिद, एक आपने बात की, मैं आपसे उसका जवाब चाहती हूँ, फिर मैं और गेस्ट के पास जाऊं। अभी आपने ये कहा कि आपको उन्होंने कहा मलिक रियाज साहब ने कि चीफ जस्टिस मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये मैं ये समझी नहीं कि चीफ जस्टिस उनको कैसे ब्लैकमेल। बिल्कुल बिल्कुल 100% उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने बेटे के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो चाहते हैं, वो चीफ जस्टिस क्या मतलब, ये समझ नहीं आई, ये बात समझ नहीं आई हामिद। ये बात आपको क्यों समझ नहीं आ रही? इसलिए कि मलिक रियाज साहब जो है वो आज से नहीं, वो 2-2.5 साल से ये स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे और वो मुझे ये साबित करना चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो बराह रास्त इस करप्शन में मुलव्वस हैं। नहीं शायद जी। अच्छा, तो फिर आप कह रहे हैं नहीं, फिर ये तो मुख्तलिफ बात हुई ना। फिर आप कह रहे हैं कि वो नहीं, देखिए ना, मैं आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूं ब्लैकमेल कैसे करें। सुन ले मेरी बात, सुन ले आप। जब मैंने उनके साथ ये बाकायदा आर्गुमेंट किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट पकड़ा दी और उन्होंने कहा ये देखें, ये मेरे खिलाफ 42 केस हैं और ये 42 केसेस हैं, ये चीफ जस्टिस मेरे खिलाफ सुन रहे हैं। और उनमें से उन्होंने कहा कि ये 42 केसेस में उन्होंने मुझे इम्प्लीकेट किया हुआ है। जब मैंने उन केसेस की डिटेल पढ़नी शुरू की तो उसमें कई ऐसे थे जिसमें चीफ जस्टिस ने उनको सिर्फ तलब किया हुआ है और वो चल रही है, मामला चल रहे हैं और वो मुख्तलिफ डेट्स के थे। तो मैंने इनसे कहा जी कि देखें, अगर आप डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार को पैसे दे रहे हैं अपने बेटे के जरिए, दामाद के जरिए, और साथ ही आप मुझे कह रहे हैं कि जी ये 42 केसों में मुझे उन्होंने फंसाया हुआ है और मुझे रिलीफ नहीं मिल रही, इसका मतलब यह है कि आपने पैसे दिए हैं लेकिन डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार जो है वो इन पैसों के जरिए आपको कोई रिलीफ दिलवाने में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए आपका पूरे का पूरा जो कहानी है ये गलत कहानी है। नाज़रीन, अब हम एक वक्फा लेते हैं, अब हमारे साथ रहिएगा, विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है ऐसे स्कैंडल की जो लोग कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा स्कैंडल आज तक है और बड़ा इसमें स्लीज फैक्टर है, करप्शन फैक्टर है, बहुत सी चीज़ें। जी अयाज, आपने इनकी हामिद की गुफ्तगू सुनी बड़ी तफसील में, उन्होंने अपनी पोजीशन और बड़ी क्लियर कट है, वो तो कह रहे हैं ये स्टिंग ऑपरेशन है। आपको क्या लगता है? देखिए, हमें नसीम फैक्ट एस्टैब्लिश करने चाहिए कि चाहे नियत जो भी होगी कि गैर दानिस्ता तौर पे सारा रिकॉर्ड पे आ गया या दानिस्ता तौर पे स्टिंग ऑपरेशन था और वो इनको ट्रैप कर रहे थे चीफ जस्टिस को या उनके बेटे को, अलग बात है। लेकिन देखना ये है कि इसमें कुछ हकीकत है या नहीं है, कोई ऐसा काम हुआ है या नहीं, कोई इम्प्रोप्राइटी जो है इसमें सरजद किसी से हुई है या नहीं, कोई शॉपिंग की डिटेल्स जो कामरान खान ने कल जाके बताई थी उनके पीछे क्या हकीकत है, वो हमें एस्टैब्लिश करना चाहिए। मैंने आज अपने कॉलम में लिखा था कि क्योंकि बेटे का मामला है तो चीफ साहब को खुद ही कोर्ट में ये मसला जाने से पहले देख लेना चाहिए था। उसे हाँ भाई बताओ कि ये कुछ इसमें कुछ हकीकत है या नहीं, कहीं मोंटी कार्लो तुम गए थे, हैरिड्स में शॉपिंग की थी, कौन कौन तुम्हारे साथ गया था, ये उस लेवल पे मेरा ख्याल है एस्टैब्लिश होना चाहिए था। क्या होना चाहिए कि ऐसी कुछ चीज हुई है या नहीं। जो लोग ऐसे करते हैं उनके जो भी मोटिव्स हों, खराब से खराब तर मोटिव हों, लेकिन देखना यह है कि कुछ चीज हुई है या नहीं हो। मैं तो ये कहूं। लेकिन इसमें जी अरशद, देखें जो अभी तक रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, ये तो नहीं लगा कि डॉक्टर अरसलान ने कहा है कि वो गए नहीं बाहर, ये भी नहीं लगा कि उन्होंने कहा है कि शॉपिंग वगैरह नहीं हुई। वो कह रहे हैं ये हुआ है, लेकिन एक जगह मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पेमेंट्स की और क्योंकि मैं पैसे ले जा नहीं सकता था। पेमेंट्स के जो रिकॉर्ड्स, हामिद विल करेक्ट मी,
कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो उसमें ये है कि मलिक रियाज साहब की बेटी का जो क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू पेमेंट हुई है। तो आपसे मैं अरशद यही सवाल करूंगी जो सबसे कर रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये एक मलिक रियाज का जो साहब का तरीका रहा है बिजनेस करने का, ये वो था या ये कोई स्टिंग ऑपरेशन था या इसकी कोई लार्जर स्कीम थी इसके पीछे? अच्छा नसीम, इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्योंकि अब चाहे ये स्टिंग ऑपरेशन था या नहीं था, या मलिक रियाज का पुराना तरीका वारदात है या नहीं है, उससे बात अब बहुत आगे चलेगी। अब मामला आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पे एक बेंच भी चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, खुद बेंच से अलग हो गए। डिमांड आ रही है कि लार्जर बेंच बनाया जाए। वो भी जैसे जैसे केस चलेगा चीजें सामने आएंगी कि इसमें स्टिंग ऑपरेशन का कितना हिस्सा था या नहीं था। कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस इस पे उठ रहे हैं। अरसलान इफ्तिखार साहब जो कि एक सरकारी अफसर थे और उसके बाद 2009 से अपना बिजनेस शुरू करते हैं और सडनली मिलियंस ऑफ रुपीस का उनका बिजनेस एम्पायर फैल जाता है, उसको भी अब पता लगेगा कि जी उसमें कितनी इन्फ्लुएंसेस इस्तेमाल हुई हैं, नहीं हुई हैं, सिर्फ मलिक रियाज ही इन्वॉल्व है या और जगह से भी इन्फ्लुएंसेस हुई हैं। एक और जो क्रिटिकल क्वेश्चन इसमें आएगा अब सामने कि 2009 से लेकर 2011 तक के बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब के कितने केसेस चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पास खुद थे, कितनों पे उन्होंने क्या फैसला दिया, किस तरह का दिया, क्योंकि बेसिक एलिगेशन ये आ रही है कि ये सारी जितनी शॉपिंग स्प्री पे लिख जाया गया, जितनी फंडिंग की गई, वो बज़ाहिर इन्फ्लुएंस करने के लिए थी। गो के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लुएंस में कहा जाता है कि नहीं आते, और उन्होंने कुरान की कसमें भी खाई हैं कि जजेस को खरीदना आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब एक तहकीकात खुलती हैं तो ये सारे क्वेश्चन उसमें सामने आएंगे और ये देखा जाएगा कि क्या अदालत इन केसेस को भी एग्जामिन करती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पिटीशंस मलिक रियाज साहब के बारे में, बैरिया टाउन के बारे में, डीएचए के अफेयर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कुछ रिपोर्ट्स उनके पास पड़ी थी जिसमें ऑडिट के बारे में कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑडिट के अहकाम जारी करें। उन केसेस का क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या उनमें डिसीजंस दिए गए कि या वो एक डिलेड प्रोसेस में चलते रहे। तो ये सारे वो सवालात हैं जो कि अब शायद सुप्रीम कोर्ट का जो भी बेंच 2 मेंबर बेंच या अगर लार्जर बेंच बनता है और केस आगे चलता है तो उनके जवाबात सब उसका इंतजार करेंगे। जी नसीम। अच्छा जी अंसार, ये सवाल जो इन्होंने उठाया मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कौन होगा जवाब देने का, खास तौर पे जब वो कह रहे हैं केसेस के हवाले से। आपसे भी मैं पूछूंगी स्टिंग ऑपरेशन आपको लगता है या आपको लगता है कि ये उनका तरीका वारदात था, यूजिंग इनके अल्फाज अरशद शरीफ के। लेकिन आप ये बताएं कि जो केसेस की इन्होंने बात की, मेरा ख्याल है एक बहुत सवाल उठेगा कि लिंकेज कोई है इसमें, ये जो पैसा इन्होंने लिया खर्च किया ये, और जो कोई जजमेंट्स आई या जो भी पोजीशन ली गई सुप्रीम कोर्ट की मलिक रियाज साहब के केसेस की तरफ। देखें, इसमें पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह हामिद मीर साहब ने कहा ना कि मलिक रियाज साहब बात करते हैं और कस्में भी उठाते हैं, अपने बेटे की भी कस्में उठाते हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनकी बात पे ट्रस्ट करें या ना करें, बिकॉज़ वो एक बात कर देते हैं और वो बात बाद में पता लगता है कि हकीकत नहीं होती। लेकिन चूँकि मैंने भी ये रिकॉर्ड देखा और मैं आपको ये बताऊं कि उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये मुझे कहा कि ये अरसलान के मतलब तो डेफिनेटली उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा कि ये तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है अगेंस्ट चीफ जस्टिस। तो उन्होंने माना कि हाँ मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है चीफ जस्टिस के अगेंस्ट, और चीफ जस्टिस ने हमें कोई रियायत नहीं दी। उनका गिला ये था कि मैं 34 करोड़ रुपए दे चुका हूँ अरसलान को, तो ये हमारे फैसले क्यों नहीं होते, हमें रिलीफ क्यों नहीं मिलता। अंसार अब्बासी साहब, फैसले वहां पे हुए हैं या नहीं हुए, या केसेस पेंडिंग चलते रहे इतने अरसे में, वो एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन होगा, क्योंकि जब आप फैसला एक नहीं करते और इनऑर्डिनेट डिलेज आते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के केसेस डिसाइड हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर गिलानी को कन्विक्शन हो जाती है, रहमान मलिक की रुकनियत मुअत्तल हो जाती है। अरशद आपको, अरशद मेरा इतने अरसे से पेंडिंग है, जो पब्लिक लिटिगेशन है, जो वहां पे लिटिगेशन लेकर गया है, उसके फैसले हुए या नहीं हुए, इसका जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। अरशद ये जानना चाहेंगे, ये मुझसे ना जाने ना चाहे, जिनसे जानना चाहते हैं उनसे पूछें, आप मुझसे ये सवाल मत करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रियाज मलिक ने क्या कहा। आप जरा थोड़ा सा आपको वक्त मिलेगा जवाब देने का, वक्त मिलेगा, और आप मुझसे वो बात करें। आपने जो सवाल करने हैं जाए सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस अंसार आप जवाब दें। आप अंसार तो रियाज मलिक
इसका ये कहना था अच्छा, कि आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। आप कह रहे हैं कि मलिक रियाज साहब की शिकायत ये है कि कुछ हुआ नहीं। वो कहते हैं कि हमने 34 करोड़ रुपया मैंने दे दिया इस लड़के को, तो मेरे फैसले क्यों नहीं हो रहे जिस तरीके से फैसले होने चाहिए थे, और मुझे रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। कल हामिद खान जो उनके वकील रहे हैं, उनको मैं सुन रहा था किसी प्रोग्राम में, बल्कि हम एक साथ एक प्रोग्राम में थे। हामिद खान से जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि किसी भी एक केस के अंदर कोई भी ऐसी जर्रा बराबर भी फेवर या कोई अनजस्ट चीज नहीं हुई जिसके तहत आप कोई भी उंगली उठा सकते हैं चीफ जस्टिस के अगेंस्ट। दिस इज व्हाट द लॉयर ऑफ मलिक रियाज सेज। अब दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो कहा ना, जो मलिक रियाज साहब ने जो बहुत कुछ दिखाया, सब लोगों को दिखाया। चूंकि मेरी अरसलान से भी बात हुई थी, अरसलान ने जो बातें बताई, चूंकि उनका वर्जन जब मैं ले रहा था तो वहाँ पे वीक एरियाज हैं अरसलान से रिलेटेड। और ये बताऊँ आपको कि जब वो ब्रिटेन में जब गए और जब टूर्स लिए, वो ये कह रहे थे कि मुझे पहले नहीं पता था, जब लेकिन वहाँ गया तो मुझे पता लग गया कि ये बहरिया इन्वॉल्व है, उनका सन इन लॉ इन्वॉल्व है, उनकी डॉटर इन्वॉल्व है, और वो थ्रू वही जो क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट्स कर रहे हैं। सो देखें, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, अब ज़ाहिर फैसला कोर्ट करेगी। जहाँ तक अरसलान और मलिक रियाज साहब का मसला है, दोनों का मसला बड़ा सीरियस है। एक साइड ने पैसा दिया ताकि जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, दूसरे शख्स ने किस वजह से पैसा लिया, क्या इस वजह से लिया या नहीं लिया। सो ये दोनों बड़ा सीरियस, दोनों के अगेंस्ट मेरा जो ख्याल है एक सीरियस केस बनता है। लेकिन जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे, जो बातें मैंने सुनी, इवन अरसलान के साथ की, किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं था बिटवीन अरसलान एंड चीफ जस्टिस, और कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं था कोर्ट के ऑर्डर्स में। नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है चीफ जस्टिस के बेटे डॉक्टर अरसलान के हवाले से, जो केस है, जो स्कैंडल सामने आया है। अच्छा अरशद, आपके पास वापस आते हैं। आपको लग रहा है कि ये इसमें और ज़्यादा सवाल उठना चाहिए और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जजमेंट अगर ना भी दी हो, वर्डिक्ट ना भी आया हो, अगर केसेस को ज़्यादा एक्सटेंड किया हो, उनको खींचा है, तो आप कह रहे हैं वो भी रिलीफ ही के खाते में आता है? जी नसीम, इसमें अभी NICL केस में इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हुई है और उसमें एक जो प्रोब का मैटर था कि जुडिशरी को डिफेम करने के लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चलाई गई हैं, मीडिया कैंपेन्स चलाई गई हैं, और उसमें जो ब्लेम था वो मुनस इलाही के ऊपर लगाया गया। और साथ ये भी कहा गया चूंकि मुनस इलाही फलां पार्टी चीफ के बेटे हैं तो वो पार्टी भी इन्वॉल्व होगी। जब बात आती है वजीर आजम के बेटों की तो कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी, वो क्वेश्चंस भी आते हैं। अब एक ही घर में जब आप रह रहे हो और वालिद साहब को बिल्कुल एक चीज का इल्म ना हो, कम से कम ये तो एक एरर हो रहा है। लेकिन जो इसमें क्रिटिकल क्वेश्चन वहां पे आएगा कि जनाब उन केसेस का क्या हुआ, उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की उस रिपोर्ट का क्या हुआ जो अदालत उज़्मा में पड़ी थी, जिसमें बड़ा क्लियर रिकमेंडेशन थी कि DHA के ऑडिट होने चाहिए, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के ऑडिट होने चाहिए, बैरिया टाउन और मलिक रियाज कि सारे FBR और सारी चीजें ये मंगवाई जाए, और काफी डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं वो सारी। लेकिन बहुत सारे लोग, आज भी मुझे काफी सारे मैसेजेस आए, काफी लोगों से बात हुई जो बैरिया टाउन के अफेक्टीज हैं, वो ये लोग सवाल उठा रहे थे और मेरे पास उनका जवाब नहीं था। मैंने कहा ये एक केस अभी चल रहा है, देखते हैं अब जब इस पर कमीशन बनता है अदालत उस पर किस तरह से प्रोसीड करती है। हम सब ने अदालत की इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया है, आपने भी स्ट्रगल किया है, अंसार अब्बासी साहब है, हम लोग भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे डंडे भी खाते रहे, आंसू गैस भी खाते रहे, और हम एक आजाद अदलिया बियॉन्ड रिप्रोच चाहते थे सारे। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब ये स्टिंग ऑपरेशन था या नहीं, इसमें हम जर्नलिस्ट को भी अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए। अंसार अब्बासी साहब हैं, हम हामिद मीर साहब बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और सबसे अच्छी जो रिपोर्टिंग करते रहे हैं, लेकिन यहां पे सवाल आ रहे हैं कि अगर मलिक रियाज साहब, जो कि आज उनके वकील के कुछ बयानात चल रहे थे कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी है, कल मलिक रियाज साहब आके वहां पे कहते हैं कि जी मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है इस चीज का, तो उन सारी मीडिया रिपोर्ट्स का क्या होगा, आगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलेंगी उसकी? क्या जर्नलिज्म पे एक क्वेश्चन उठेगा कि हम लोग सिर्फ र्यूमर्स की बेस पे खबर चला रहे हैं विदाउट बैकिंग इट अप, और हमारे पास एविडेंस नहीं है जिसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रोड्यूस कर सकें? क्योंकि एविडेंस बजाहिर तो अभी तक किसी जर्नलिस्ट ने वहां पे जाके ये स्टेटमेंट नहीं दी कि हाँ जी मेरे पास एविडेंस मौजूद है। सब ये कह रहे हैं कि हाँ जी हमारी मुलाकातें हुई हैं, हमने देखा है, लेकिन हमारे हाथ में इस वक्त तक कुछ नहीं है। जी नसीम, अयाज, ये जो बात यहां तक पहुंची है, जी देखें हामिद कुछ कह रहे हैं?
जी, मैंने सिर्फ ये कहना है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने मेरा भी नाम लिया और वो कह रहे हैं जी कि अगर मलिक रियाज साहब मुकर गए तो फिर क्या होगा। तो यही तो उनकी जो है शोहरत है कि वो बात करके मुकर जाते हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं अपने अमाल का जिम्मेदार हूँ। जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मेरे हाथ में कोई एविडेंस नहीं थी, मैंने कहीं पर कोई ना स्टोरी फाइल की, ना मैंने इस पे प्रोग्राम किया। हालांकि मुझे पता था कि मलिक रियाज साहब, आपका प्रोफेशनलिज्म जो आपने प्रोग्राम भी किया था उसमें आपने सिर्फ साजिश का बताया, अदालत में भी आपने जाके वही स्टैंड लिया, वही आपने स्टेटमेंट दी एंड यू एक्टेड वेरी प्रोफेशनली ऑन दैट काउंट। हाँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि मेरे पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। आने वाले 3-4 दिन में आपको आपके तमाम सवालात के अरशद शरीफ साहब जवाब मिल जाएंगे। सिर्फ आप 4-5 दिन इंतजार कर लें, क्योंकि ये एक स्कैंडल है। इस स्कैंडल की कूक से बहुत बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं वो जन्म लेने वाले हैं और आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी अपने सहाफियों की, एंकर्स की जो सफ़े हैं उसमें कितनी बड़ी बड़ी काली भेड़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी काली भेड़ें हैं। इन लोगों ने BMW गाड़ियां ली हैं, इन लोगों ने दुबई में विलास लिए हैं, इन लोगों ने टीवी चैनल्स और अखबारात के मालकान को खरीदा हुआ है, इन्होंने जर्नैलों को खरीदा हुआ है, इन्होंने लॉयर्स को खरीदा हुआ है। और मलिक रियाज साहब ने मुझे यह भी कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की हमायत भी हासिल की हुई है। मैं तो अपने अल्लाह को जवाब दूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बताया तो मैं कुरान पे हलफ उठा के ये सारी बातें बताऊंगा। और मलिक रियाज ने अगर अपनी स्टेटमेंट बदलने भी है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दावे उन्होंने मेरे सामने किए थे मैंने काउंटर चेक किया तो उनकी अक्सर बातें गलत थी। आपने यहाँ पे जो है अरसलान इफ्तिखार की बात की है, अरसलान इफ्तिखार से मेरी भी बात हुई है। अरसलान इफ्तिखार का ये कहना है कि उनकी जिंदगी में कभी मलिक रियाज के साथ डायरेक्ट बात नहीं हुई। हाँ, उसने कारोबार किया था अहमद खलील के साथ, उसको बाद में पता चला कि अहमद खलील जो है वो मलिक रियाज साहब ने प्लांट किया हुआ उस पर, और ये जो उसने गलती की है इसका खमियाजा अब अरसलान भुगत रहा है। और तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि काफी अरसे से इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने अरसलान साहब के साथ कोई बराह रास्त राब्ता नहीं रखा हुआ, वो उनके साथ नहीं रहते और उन्होंने इसीलिए कल कोर्ट में कसम खा के कहा था कि मुझे उसके कारोबार का कोई इल्म नहीं है, और वो उन्होंने उनको घर से भी निकाला हुआ है। जी हामिद मीर साहब, आप बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। जितनी आपने कहा कि जजेस के क्या साथ क्या रिलेशनशिप है और पॉलिटिशियंस के साथ क्या है, आर्मी जर्नलों के साथ क्या है और साथियों के साथ क्या रिलेशनशिप है मलिक रियाज का, ये सारी बातें उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रिपोर्ट में है जो चीफ जस्टिस की डायरेक्शन पे कॉन्स्टिट्यूट की थी उन्होंने इंक्वायरी और उनको सबमिट की थी रिपोर्ट। अच्छा, इसमें अच्छा ठीक है अयाज, ये देखिए एक सेकंड हामिद 1 सेकंड प्लीज। अयाज, ये देखिए आपने ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बात ये है कि आपने शुरू में कहा कि पहले तो हमने ये इस्टेब्लिश करना है कि हकायक हैं या नहीं। अब अगर आप स्ट्रिक्टली लीगल टर्म्स में जाएं तो जो अरशद कह रहे हैं कि एविडेंस तो किसी के पास है नहीं, ये सब जर्नलिस्ट देख के आए हैं, बात करके आए हैं, ये भी गए, काशिफ भी गए और मतलब जियो ग्रुप भी गया, लेकिन काशिफ अब्बासी भी सुना है वो भी गए, तो ये नहीं आपका नाम नहीं लिया मैंने, काशिफ अब्बासी, काशिफ का नाम लिया, आपका नहीं नाम लिया। आई डिडंट से आप गए थे, तो आप बिल्कुल नहीं गए थे। तो अयाज, ये देखें कुछ इसमें और छोटी सी चीज़ नहीं, काफ़ी बड़ी सी चीज़ है, ये कुछ हुआ तो है इसमें। क्या हम ये कहें कि अगर कोर्ट में ये प्रूव नहीं होता तो बात इधर ही ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि ये तो इसमें देयर आर ऑब्वियसली व्हील्स विद इन व्हील्स, और ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है। नसीम, ये जो सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट तो नहीं, वो क्या एस्टैब्लिश करेगी, किसी को क्या उसने ट्राई करना है, उसके हाथ में तो नहीं है। अगर कोई बात बनी, अगर मेमो गेट में भी कुछ बात बनती तो उसने किसी ट्रायल कोर्ट को भेजना था, अपने आप पे तो वो असाइजेस का कोर्ट नहीं बन सकता था। एक जो है, मेरा ख्याल है मीडिया ने भी अपनी जो गन है जंप की है। मेरा ख्याल है किसी और मुल्क में या मुस्तनद जो मुल्क हैं जिनके बारे में हम कहते हैं बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, उसमें ऐसी जो स्टोरीज इस स्कैंडल के बारे में पहले टेलीकास्ट या एयर हुई थी, इस तरीके से ना हो सकती अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पहले सामने ना दिखाया जाए। तमाम की तमाम चीजें हैं, शाहीन सेबाई के पहले उस वॉशिंगटन के इंटरव्यू से लेके यहाँ पे, कि हमने देखा है, हमने सुना है, बड़ी साजिश है, बड़ी ये है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तो लॉज ऑफ लाइबल और ये जो है यहाँ पे ऑपरेट ही नहीं करते पाकिस्तान में। कभी कोई आदमी ना कोई कन्विक्ट होता है, लेकिन हेरफे पे किसी ने कहा हो, किसी ने दिखाया हो, उसकी बेसिस पे आप प्रिंट में या
एयर में ऐसे कर नहीं, चलें यहाँ तो हो गया। ऐसा नहीं हुआ अयाज मीर साहब, ऐसा नहीं हुआ। मैं माजरत ख्वाह हूं, मैं आपको ये आपके इल्म में लाना चाह रहा हूं कि किसी पाकिस्तान के अखबार ने मलिक रियाज साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख के कोई खबर नहीं छापी, कोई प्रोग्राम नहीं किया। ये सारा मामला आपकी पार्टी के एमएनए ख्वाजा आसिफ साहब ने शुरू किया है। उन्होंने लीड ली, जबरदस्ती उन्होंने ये सारे एलिगेशंस लगाए और उसके बाद फिर बाकी लोगों को जवाब देना पड़ा। उससे पहले किसी टीवी एंकर ने हम सिर्फ ये सवाल पूछते थे ये क्या साजिश हो रही है, दैट्स ऑल। हमने जो मलिक रियाज ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, हमने उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे ना कोई स्टोरी की ना कोई प्रोग्राम किया। ये सारा मामला आपके साथी एमएनए ख्वाजा आसिफ ने शुरू किया है। तो मेरी गुजारिश नहीं, शाहीन से भाई ने नहीं पहला किया। शाहीन, एक मुझे ये बात बताएं जी कि एक आदमी चाहे ख्वाजा आसिफ हो चाहे अयाज अमीर हो, मैं कोई इल्जाम लगा दूं तो वो जो है वो जो फैक्ट्रीज है रूमर मिल की वो चलने लग पड़ेंगी और प्रोग्राम्स आप करने लग पड़ेंगे। ये बात ठीक है, आदमी के कहने में ये बात आपकी बिल्कुल कैसे होता है। बिल्कुल, एक आदमी, ये बिल्कुल ठीक है। आज मैं देता हूँ, किसी के खिलाफ मैं देता हूँ। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है डॉक्टर अरसलान के हवाले से, मलिक रियाज साहब के हवाले से जो एक स्कैंडल सामने आया है और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। अरशद जो बात कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, जो कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस आप नहीं ला सकते अंसार, तो अगर आप एविडेंस नहीं ला सकते, कोर्ट ऑफ लॉ में आप एविडेंस दिखा नहीं सकते, तो क्या इस चीज पर बात नहीं होनी चाहिए थी? अरशद तो बड़े क्लियर है, एविडेंस ला सकते हैं, यही कह रहे हैं। अरशद, एम आई करेक्ट? एविडेंस ला सकते हैं। देखिए नसीम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी तक किसी ने कोई एविडेंस नहीं लाया। अगर जैसे हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जी ख्वाजा आसिफ ने ऐसे किया था, तो ख्वाजा आसिफ एक एमएनए है, एक पार्टी का रेप है, शायद उसका इंटरेस्ट हो ना हो, उसका बेसिस पे कैसे स्टोरीज बन सकती हैं? दिस इज सरप्राइज। नहीं, ख्वाजा साहब ने कहा कि उन्हें तकरीबन 1 महीने से पता है क्या हो रहा है। सर मैं कह ख्वाजा साहब ने कहा कि उन्हें 1 महीने से पता है कि क्या कुछ हो रहा है। ये ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट थी। सब बात, लेकिन एविडेंस की बात हो रही है। ये गुजारिश कर रहा हूं, जो अरसलान साहब का ताल्लुक है ये जो पीटीसीएल कंपनीज और दूसरों का, ये गुफ्तगू का एक मौजू नहीं था। 1 साल से ज्यादा हम वो सुन रहे थे कि ये कंसल्टेंट है, इनको ये दिया गया वो दिया गया, पर आप एक किसी कॉकटेल पार्टी पे चीज सुने, उसको आप वो प्रिंट पे स्टोरी कर दें। जब तक यहाँ पे हम हार्ड वर्क क्यों नहीं करते? अयाज साहब मेरी गुजारिश सुन लें, ये कोई कॉकटेल पार्टी नहीं थी। ये एक ऐसा शख्स जो है वो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहा था, जिसका सदर पाकिस्तान से ताल्लुक सबको पता है, जिसका शहबाज शरीफ साहब के साथ, आपकी आशियाना हाउसिंग स्कीम के साथ उसका ताल्लुक सबको पता है, जिसका हामिद खान के साथ ताल्लुक सबको पता है, जिसका फौज के साथ, आईएसआई के साथ ताल्लुक सारे पाकिस्तान को पता है। वो शख्स जब सहाफियों को ये कहता है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये बात वाकई काबिल तशवीश है। इसके बावजूद हमने उसकी बातों को काउंटर चेक किया, जब हमें कोई सबूत नहीं मिला, हमने किसी ने कोई खबर नहीं दी, कोई प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन कुछ लोग जो हैं उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये आपकी बात दुरुस्त है, कुछ लोगों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से किसी सहाफी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, प्रोग्राम नसीम कंडक्ट कर रही हैं, आप बिल्कुल बेसब्री से जवाब देने लग पड़ते। आपकी बारी आएगी तो आप वहाँ कह दें कि मैं गलत कह रहा हूँ, कह देंगे। नहीं, देखिए मैं अरशद की बात पे वापस आना चाह रही हूँ। नहीं, मैं अरशद की, देखे ना, अरशद की बात पे वापस आना चाह रही हूँ। अरशद ने एक जो पोजीशन ली है क्लियरली, जो आप भी कह रहे, अरशद आपकी तो ये पोजीशन है ना कि जी नसीम बात सुने, एक बात तो आप सुन ले ना, सिर्फ देखें कि जब जो यहाँ पे जो सबसे तशवीशनाक बात है और मेरा ख्याल जो इम्पोर्टेंट बात है, जिस किस्म का जो माहौल क्रिएट हुआ है चीफ जस्टिस के अराउंड और जिस किस्म के वो केसेस करते रहे हैं, जिस किस्म का उन्होंने एक क्रूसेड करप्शन के खिलाफ शुरू की है, इस तनाजुर में उन पे कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके सफेद दामन पे जरा सी छींट भी आए। उनके लिए ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात है कि ये अरसलान के बारे में जो बातें की जा रही हैं, इसमें रत्ती बराबर भी सच हो, तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्रोप्राइटी बनती है। एंड देन इट इज फॉर द चीफ जस्टिस टू डिसाइड कि इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। देखे ना, चीफ जस्टिस ने तो डिसाइड कर दिया, अंसार चीफ जस्टिस ने तो डिसाइड कर दिया, उन्होंने तो सुओ मोटो ले लिया, और पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि अपने बेटे को आप सामने ले आए। पाकिस्तान
की जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसमें मैं तफसील में नहीं जाना चाहती। एक जज ने अपने लॉयर बेटे को केस के लिए सामने हाजिर होने दिया था और वो समर ब्रेक थी, कोई और जज नहीं था और उस जज के खिलाफ चार्जेस लगा दिए गए थे। तो वो तो खैर चीफ जस्टिस ने एक अपनी तरफ से आप कह दें कि जी बड़ा अजीम काम किया, लेकिन वो ही वेंट बियॉन्ड जो कि एक तरीका कार सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये जो इशू सारा एविडेंस का है, बार बार एविडेंस का उठाया जा रहा है, अरशद भी उठा रहे हैं, अयाज भी इस पे बात कर रहे हैं कि जी एविडेंस के बगैर बात इतनी आगे ले गए, रूल ऑफ लॉ की आप लोग बात कर रहे हैं, ये बात को लेके कहां जाएंगे जर्नलिस्ट? क्योंकि देखिए ये तो बड़ी क्लियरली उन्होंने डिनाई कर दिया ना मलिक रियाज साहब। सुनिएगा, ये जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ऐसी एविडेंस जो कि कोर्ट में आप पेश करें और उसके ऊपर फैसला ले लें, जर्नलिस्ट जो है इस बुनियाद के ऊपर कहीं भी दुनिया में काम नहीं करते। नंबर एक बात, जो हामिद मीर साहब ने कहा अपने प्रोग्राम में, बहुत अच्छी बात है, पहले वार्निंग की, ये हमारा काम है वार्निंग करें, हम इन्फॉर्म लोग होते हैं कि कोई साजिश कर रहा है, ये हमें बताना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने स्टोरी प्रॉपर उस वक्त की, आप देख लें, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हामिद मीर साहब के, पाकिस्तान के मुझे बताएं कि किस मीडिया में, मीडिया ग्रुप में कब स्टोरी आई, या पहले विस्परिंग कैंपेन का मकसद ही यही था। पहला मैं आपको बताऊं, मकसद ये था कि बाय स्टोरी चले ताकि एक तूफान आए, वो काम उनका हो नहीं सका, विस्परिंग कैंपेन स्टार्ट हो गई, उससे जब काम नहीं चला हमने उस वक्त स्टोरी दी। और वो भी आप कह रहे हैं ना कि प्रोफेशनलिज्म क्या था, ठीक है, अरशद शरीफ सवाल कर सकते हैं, आप भी क्वेश्चन हमें कर लें, अयाज अमीर भी क्वेश्चन कर लें, मुझे ये बताएं, एक शख्स मुझे ये कहे और मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और मैं कन्विंस्ड हूँ कि नहीं इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ जान है, मैं दूसरे उस पार्टी के पास गया जिसके मुतालिक बात की गई, उसने भी मुझे कहा कि हाँ इसमें क्या सच है क्या झूठ है, फिर तीसरी पार्टी अहमद खलील से मैंने बात की, मुझे ये बताएं मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं क्या करूँ, इससे ज्यादा मुझे बताएं कि प्रोफेशनलिज्म क्या हो सकता है कि इसके बावजूद क्वेश्चन किया जाए कि आप क्यों करते हैं, आपने क्यों लिखा। और मैं एक बात बता दूं, ये सारे का सारा जो काम चलेगा ना, और आगे आप देखिएगा जैसे हामिद मीर ने कहा कि 3, 4, 5 दिन में बहुत सी चीजें खुलेंगी, मकसद है चीफ जस्टिस को डिफेम करना, ये है साजिश, और इस साजिश में सिर्फ अच्छा अरशद क्विकली योर कंक्लूडिंग कमेंट्स लेट मी कंप्लीट अरशद आप बताएं। नो लेट मी कंप्लीट। इसमें सिर्फ अरशद शरीफ इसमें सिर्फ करे थे, वो जाके मिले, अच्छा एक सेकंड लेट हिम फिनिश। अरशद आई कम टू यू। कैंपेन्स चल रही हैं, र्यूमर्स चल रही हैं, तो इनको ला के एक साजिश का नाम देके हम प्रोजेक्ट कर दें, वो जर्नलिस्टिक हमारे प्रिंसिपल्स किधर गए कि जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं होगा, और खास तौर पे इस तरह की सेंसिटिव स्टोरी का मैं स्टोरी नहीं करूंगा, हेयरसे पे। अब मामला अदालत उज़्मा के पास है, और यहाँ पे एक और भी चीज आ रही है कि अरसलान इफ्तिखार को कंसिडर किया जा रहा है कि एज इफ ही इज द सन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ही इज नॉट द सन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, जैसे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा था। तो इसके साथ सुप्रीम कोर्ट कहां से लिंक हो रही है, मुझे इसकी लॉजिक और मनता समझ नहीं आ रही, अनलेस को उसको कंसीडर किया जा रहा है कि हाँ जी ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बेटा है इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। इफ ही इज एन ऑर्डिनरी मैन देन व्हाट्स द बिग फस अबाउट इट। उसको नॉर्मल तरीके से आप ट्राई करें, जो केसेस उसके खिलाफ बनते हैं इन्वेस्टिगेट करवाएं, उसको प्रॉपर प्रोसीजर के तहत और प्रोसेस के जरिए आने दें उसको चीजों को। टाइम खत्म हो गया, ये बहुत से सवाल उठे हैं और हमारा मकसद था आज के प्रोग्राम में कि जो सवाल लोगों के जहन में है वो सामने लाएं। डिबेट जो है ये चलेगी और ये डिबेट नहीं है, मेरा ख्याल है कि इसका असर होगा पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की रियासत पर, और यकीनन पाकिस्तान का जो मीडिया उस पर भी इसका असर होगा। हम कल भी इसी टॉपिक पर प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।